हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक स्पेशल कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होगा। तो देखते हैं ये क्या है। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पढ़ा था उसमें देखा था कि इस कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। और हमने देखा था कि इन दोनों प्लेट के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फिल किया था या इसके बीच में कंप्लीटली एयर या वैक्यूम था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में एक लेयर डालने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के। तो इस लेयर को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस है स्मॉल डी और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और इस प्लेट का एरिया है कैपिटल ए, और ये जो प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस प्लेट ए को हम चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे और ये जो दूसरी प्लेट है भी इसे हम अर्थ कर देंगे। तो उसके कारण ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये अंदर वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो जब हमने दो प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसका हमने फॉर्मूला बनाया था E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, जहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। लेकिन यदि हम इस बीच की एयर की बात करें तो एयर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, इसलिए हम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं लेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर E × x। तो हम यदि देखें पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसको मैं लिख देता हूँ V = E × और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हो जाएगी d, तो इसे हम लिख देते हैं t। तो V = हमें मिल जाएगा E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एयर है इस एयर का पोटेंशियल कितना होगा। तो इससे मैं लिख देता हूँ VA और ये हो जाएगा E इंटू इसकी थिकनेस। तो एयर की थिकनेस कितनी है, टोटल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d और उसमें से t स्लैब की थिकनेस है। तो अब जो बची है वो होगी एयर की थिकनेस, तो ये हो जाएगी d - t। तो इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो VA = हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू d - t। तो अब जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल ये हो जाएगा V = V प्लस, इसे मैं V डैश लिख देता हूँ, V प्लस VA। तो ये V डैश हो जाएगा, V का वैल्यू ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, प्लस VA का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू d - t। कॉमन टर्म्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और यहाँ बच जाएगा t अपॉन k प्लस यहाँ बच जाएगा d - t। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C = Q अपॉन V। तो हम ये ले लेंगे V डैश, तो C का वैल्यू हो जाएगा
Q अपॉन V डैश का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 T अपॉन K प्लस D माइनस D। ये पूरा वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया है। साथ ही हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा C इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, ये सिग्मा की जगह Q अपॉन A और इनटू में एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा T अपॉन K प्लस D माइनस D। तो Q से Q कैंसल हो गया, तो हमें आगे जाकर C का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस A एप्सिलॉन 0 को ले जाते हैं ऊपर, A एप्सिलॉन 0 अपॉन यहाँ बचेगा T अपॉन K प्लस D माइनस D, T अपॉन K प्लस D माइनस D। तो हमें एक कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला मिल गया। तो यही इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जबकि इसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने फिल किया है। तो यदि हम चाहें तो इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होगा C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन, यहाँ से D माइनस D को सामने लिख लेते हैं और ये हो जाएगा प्लस D अपॉन K। तो C इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से माइनस D कॉमन ले लेते हैं, माइनस D। तो इसमें से माइनस D कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 1, और इसमें से माइनस D कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K, और इसका यूनिट होता है फैराड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ही है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती थी, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 होलो स्फीयर होते हैं, खोखले गोले जैसे कि गेंद, और इन दोनों का रेडियस अलग अलग होता है। तो हम कह देते हैं कि ये रही प्लेट A, इसका रेडियस है स्मॉल a, और ये रही प्लेट B जिसका रेडियस है स्मॉल b। ये वाली जो प्लेट है इनर प्लेट, इसे हम चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, और ये जो स्फीयर B है इसकी आउटर सरफेस को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके कारण ये जो इनर स्फीयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इंडक्शन के कारण ये जो सरफेस है इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस स्फीयर की क्योंकि आउटर सरफेस अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 concentric hollow sphere A and B. Sphere A is connected to charge source and outer surface of sphere B is earth. फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो जैसा मैंने बताया प्रिंसिपल सेम टू सेम होगा। तो इसका प्रिंसिपल वही है कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर है और आप उसका यदि पोटेंशियल को कम कर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, व्हेन a neutral sphere is taken near to the charged sphere, then potential of charged sphere decreases, due to which its capacitance increases. और वर्किंग यही लिखना है हमें इसमें कि जब इसको चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इस स्फीयर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस।
तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है इस पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VA। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0K इंटू Q/R। लेकिन इसका रेडियस कितना ले लिया है हमने A, तो इसका रेडियस हो जाएगा A। बेसिक ये जो B है इस B के कारण पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0K इंटू Q/R। तो इसका R है रेडियस स्मॉल b, लेकिन इस प्लेट के ऊपर आपको दिखेगा नेगेटिव चार्ज, तो हम इसे नेगेटिव चार्ज लिख लेंगे। तो इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल हमें दिखाई देते हैं, एक तो इसका खुद का पोटेंशियल, दूसरा इस वाली प्लेट का पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V = VA + VB। तो हम V का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0K इंटू Q/A प्लस 1/4πε0K इंटू -Q/V। कॉमन टर्म्स को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये पहला Q बाहर आया तो Q/4πε0K इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 4πε0K। तो यहाँ अंदर बचा 1/A, ये माइनस साइन, और यहाँ अंदर बच गया 1/B। तो V = हो जाएगा V = Q/4πε0K। A और B इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा AB। इस B का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर देते हैं तो B, इसे का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो -A। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C = Q/V। तो हमें मिलेगा C = Q/और V का वैल्यू Q/4πε0K इंटू B - A/AB। तो Q से Q कैंसिल, और ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 4πε0K AB अपॉन B - A। तो ये इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हमें देखना होगा कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर हमें क्या दिख रहा है AB, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इन दोनों स्फीयर की रेडियस जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट रेडियस ऑफ स्फीयर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा C = AB। सेकेंड, हमें ये दिख रहा है कि यदि ये B - A की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और यदि इसकी वैल्यू को आप कम कर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये B - A कम से कम हो। तो सेकेंड आता है डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ प्लेट्स। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B - A के। फिर थर्ड पॉइंट, जैसा कि हम हमेशा लिखते आए हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये ε0K पर भी डिपेंड करता है। तो नंबर थर्ड, इस ε0K को हम बोलते हैं ऑन दी मीडियम ऑफ सराउंडिंग। यदि हमारे पास ऐसा कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो उसके लिए कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगा,
और यदि किसी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो उसके लिए कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। और अब फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है जो आपको हर कैपेसिटर में लिखना है कि यदि इस कैपेसिटर के पास हम कोई दूसरी कंडक्टर को ले आए तो इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 4, ऑन दी प्रेजेंस ऑफ अनदर। तो ये रहा स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कई बार कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने या घटाने के लिए हम उनको कुछ कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन हमारे पास दो होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक हम कैपेसिटर को लगाते जाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम कुछ कैपेसिटर को लगाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2 और तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। अब हमने क्या किया कि ये जो पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट थी इसको हमने चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो इसके कारण इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इंडक्शन के कारण इस प्लेट की इनर सरफेस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या किया कि इसकी ये जो प्लेट थी सेकंड प्लेट को नए कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अब होगा क्या, इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इसमें, तो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इंडक्शन के कारण फिर इस प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आपने इस प्लेट को अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर से यहाँ से निकलकर नई प्लेट में चला गया और इस प्लेट की जो इनर सरफेस है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसे हमने अर्थ कर दिया जिससे इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। अब ये जो पहला कैपेसिटर है हम मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, दूसरी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल है V2 और इस तीसरी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल है V3। लेकिन यदि हम इनसे पास होने वाले चार्ज की बात करें तो वो चार्ज इस कैपेसिटर में भी Q रहेगा, इस कैपेसिटर में भी Q रहेगा और इस कैपेसिटर में भी Q रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि यदि हम यहाँ से हम मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हुए तो वही 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से भी पास होंगे, वही 10 इसमें से भी पास होंगे, 10 इसमें से भी, 10 इसमें से भी, 10 इसमें से भी। तो इसलिए चार्ज तो सभी में से इक्वल पास हो रहे हैं, लेकिन सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम देखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यदि हम यहाँ से V का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Q/C। वैसे ही पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V1 = Q/C1, Q तो कांस्टेंट है। वैसे ही V2 हो जाएगा Q/C2, वैसे ही V3 हो जाएगा Q/C3। तो ये इनका पोटेंशियल हो गया। लेकिन इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अक्रॉस हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल था नहीं, इसे हम लिख देते हैं VAB, इसे भी हम लिख देते हैं VAB। तो ये जो VAB
ये हो जाएगा सम ऑफ दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। VAB की जगह हम लिख सकते हैं Q/C इज इक्वल टू V1 की जगह Q/C1 प्लस V2 की जगह Q/C2 Q/C3। तो ये मिल जाएगा हमें Q/C इज इक्वल टू Q, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमने जो फॉर्मूला बनाया ये 3 कैपेसिटर के लिए बनाया। यदि हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN। ये हो गया। लेकिन यदि सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C, तो हमें मिल जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश n टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, मतलब n/C डैश। तो जो कैपेसिटेंस है ये हो जाएगा C डैश/n। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि यदि हमने n कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कॉम्बिनेशन का वो उन सब की कैपेसिटेंस का nth पार्ट होगा। तो ये हमें पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन से हम कैपेसिटेंस को कम करते हैं। और कितना कम करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास केवल 2 कैपेसिटर होते हैं, मान लेते हैं कि 2 कैपेसिटर है तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। और हम मान लेते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ C डैश, इसको भी लिख देता हूँ C डैश। तो हमें मिल जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2/C डैश। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश/2। तो यदि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर को लगाया है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का भी हाफ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस है C2 एंड तीसरा कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस है C3। तो ये जो तीनों कैपेसिटर है इनको हमने जो फर्स्ट प्लेट है, इस फर्स्ट प्लेट को हमने किसी चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है प्लस Q चार्ज, और इनकी जो दूसरी प्लेट है इन दूसरी प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो चार्ज है Q आपने दिया है, अब Q चार्ज सभी कैपेसिटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं कि यदि हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजे हैं तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, 2 इसमें चले जाएं, 6 इसमें चले जाएं, या हो सकता है 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें। तो सभी में चार्ज का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो है Q1, इसका चार्ज Q2 और इसका चार्ज Q3। लेकिन यदि आप पोटेंशियल की बात करो तो ये जो AB है 2 पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल तो हो गया VAB
वैसे ही यदि आप इस कैपेसिटर की बात करो तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल वापस से V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, मतलब इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल एक बराबर ही रहेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। वैसे ही हम चाहे तो लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V, V कॉन्स्टेंट हो गया। Q2 इज इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इज इक्वल्स टू C3V। और जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का वैल्यू हो गया CV इज इक्वल्स टू Q1 का वैल्यू C1V, Q2 का वैल्यू C2V प्लस Q3 का वैल्यू C3। तो CV इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है कि यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ कैपेसिटर को यूज करेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के बराबर हो जाएगा। यदि हमने 4n नंबर ऑफ कैपेसिटर, यदि हमने n नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज किए हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn। जितने ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यदि हमारे पास दो कैपेसिटर है तो उनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। और यदि उन दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, मान लेते हैं C डैश, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा C डैश प्लस C डैश 2C डैश। तो इसका मतलब है कि यदि हमें दो कैपेसिटर यूज किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का डबल हो जाएगा। यदि हमारे पास दो कैपेसिटर है, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड और दूसरा कैपेसिटर है उसका भी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड। तो यदि हमने इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया है, सीरीज, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/100। तो ये मिल जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू 2/100। तो ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू, ये 2 से 50 टाइम्स कैंसिल होगा 1/50। तो c इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 50 माइक्रोफैरड। इसका मतलब यदि आपने दो 100 फैरड के कैपेसिटर यूज किए थे तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड निकला। लेकिन यदि इसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते तो कैपेसिटेंस हो जाता C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो कैपेसिटेंस हो जाता 100 प्लस 100। तो आपको यहाँ दिखेगा कि कैपेसिटेंस डबल हो गया। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, और इसे नोट करो।